दोस्तों नमस्कार। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आज का टॉपिक है। कल आपको जैसा पता था हम लोगों ने इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोगों के वो कर लिए हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण ये टॉपिक पूरा कंप्लीट था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को कंप्लीट कर लिया गया था और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। आज ये टॉपिक को कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके एमसीक्यूज आपको कल मिलेंगे। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन करा तो फटाफट से नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, फटाफट से वहाँ पे ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं मूल विधि के इस चैप्टर से रिगार्डिंग और इससे पहले चैप्टर से रिगार्डिंग वो सारे एमसीक्यूज आपको वहाँ पे मिलेंगे। और जब आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लें तो उस एमसीक्यूज को लगाइए। और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं इस पर और जल्द से जल्द और भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलते बढ़ते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इससे पहले आप वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पढ़ें। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा लिख के बताइए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया। ठीक है, ये मुझे बताइएगा कि पर्यावरण प्रदूषक जो शब्द है उसका जो बखान है वो किस धारा में किया गया। और एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे कहूँगा कि ये बताइए मुझे कि केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति करना किसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत आता है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसकी धारा को ज़रूर लिखना, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि जो पिछली वाली वीडियो है उसको आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ में पूरा देखा हुआ है। देखिए, इसमें जो पहला है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब आया? 9 सितंबर 1972 को आया। ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बन जाता है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1972 को आया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, आपको पता होगा इसमें लिखा है अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर। मैंने फिर से कहा जम्मू कश्मीर को छोड़ के नहीं है, अब ये पूरे जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा। और कब से लागू हो जाएगा? 31 अक्टूबर से। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरी जगह लागू हो गया है। तो अब बार बार आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि जम्मू कश्मीर में छोड़ के, नहीं, जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे पॉइंट्स की तरफ। आगे पॉइंट्स हम लोगों का कहता है कि इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 7 धाराएं हैं और कितनी 7 अध्याय हैं, माफ़ कीजिएगा, और 66 धाराएं हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि धारा 2 में क्या है। जैसा मैंने आपसे कल बोला था कि जितनी भी धाराएं हैं उन सभी धाराओं में धारा 2 के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों इनकी परिभाषा के बारे में ही होता है और किसी के बारे में कुछ नहीं होता। अधिनियम में पशु से क्या मतलब है? तो पशु से मतलब है वो स्तनधारी पक्षी, चाहे हों, चाहे रेंगने वाले जंतु हों, चाहे उभयचर हों। उभयचर का मतलब जो जल और थल दोनों में रहते हैं। मछली हों, अन्य कार्डेटॉस जो प्रजातियां हैं हम लोगों की, या बिना रीढ़ वाले जितने भी हम लोगों के पास में सरीसृप है, या बिना रीढ़ वाले जो भी हमारे पास पशु पक्षी हैं, उनके बच्चे व अंडे को शामिल किया गया। ये है पशु का मेन मतलब। ठीक है ना। अगर हम लोग ऊपर देखें आगे तो दोस्त ऊपर ये देखने में मिलेगा कि पशु वस्तु क्या होती है। पशु वस्तु क्या है? तो पशु वस्तु से ये मतलब होता है, पशु वस्तु से आप ये समझ लीजिए कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पशुओं की चीज़ों से बनाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि राजस्थानी में जो महिलाओं का एक कल्चर है, बहुत सारे गहने पहनने का, बहुत सारे हाथों के अंदर चूड़ियाँ पहनने का, तो वो कल्चर कहाँ से आया? वो कल्चर यहाँ से आया कि जो हाथी के दांत होते हैं उसकी बनती है चूड़ियाँ। ठीक है, वैसे ही जैसे कि कोई पक्षी है, जैसे भेड़ है, भेड़ के बालों का बनता है, आपको पता है ऊन बनती है। ठीक है, गरम जो फर्म वाले कपड़े होते हैं वो बनते हैं। जो बाघ होते हैं, जो चीता होते हैं, उनकी जो खाल होती है उससे डेकोरेशन का सामान बनता है, बहुत ही कॉस्टली आता है। आपको पता है कि जो चमड़ा होता है वो भैंस, भैंसी और भी जो पशुओं होते हैं उनकी खाल से बनती है। तो पशु वस्तु का मतलब यहाँ पे वहीं से लिया गया है। देखिए, इस बात को समझिए कि इसके अंतर्गत कोई किसी चीज़ जिसके निर्माण में पशु के या उसके किसी भाग का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें भारत में आयात किया गया हो, और हाथी दांत या उससे बनी हुई कोई भी वस्तु होगी, मतलब किसी भी पशु के बारे में बात हो रही है, सिर्फ हाथी के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ भेड़ के बारे में बात नहीं हो रही, कोई भी पशु, उन सभी से रिलेटेड उनके शरीर के पार्ट से बना हुआ कोई भी सामान पशुधन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है सर्कस का क्या मतलब है। देखिए, सर्कस का यही मतलब है, सिर्फ और सिर्फ सर्कस से मतलब ये है कि वहाँ वो स्थान जहाँ पर पशु और कोई भी पक्षियों का प्रदर्शन किया जाए। प्रदर्शन मतलब उनको प्रशिक्षित कर के उनसे मनमोहक बहलाने वाली चीज़ों को दिखाया जाए, तो वो है सर्कस की जगह।
वो बेचने की जगह नहीं है। अगर पशुओं को आप बेच रहे हैं तो वो कहलाएगा व्यापार। ठीक है, इस बात को बहुत माइनर डिफरेंस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, अभी मैंने आपसे बताया व्यापार के बारे में, ठीक है ना। पशु या वस्तु को खरीदना या बेचने का जो कारोबार करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो व्यापारी होते हैं। और जहाँ सर्कस, जहाँ पे पशुओं पक्षियों को प्रशिक्षित किया जाता है और प्रशिक्षित करके उनको वहाँ पर करतब दिखवाए जाते हैं और उससे जो पैसा कमाया जाता है, जो कि जो सर्कस चलाता है उनका भी जीवन यापन करता है और पशु पक्षियों के भी जीवन यापन को करते हैं, तो उनको बोलते हैं पशु व्यापार, वो सर्कस कहलाएगा। ठीक है। आखेट का क्या मतलब है? देखिए, आखेट और आखेटक दोनों अलग अलग चीज़ है। आखेट और आखेटक, अगर यहाँ पे का ऐड कर दे, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। सीधी सी भाषा में इतिहास के जो लोग होंगे, जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि हड़प्पा कालीन और मध्य पाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन में आखेट शब्द का यूज़ होता है। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे शुद्ध हिंदी में आखेट ही लिखा जाता है, आखेट या आखेटक। तो आखेट का मतलब क्या होता है? आखेट का मतलब दोस्त यहाँ पर ये है कि शिकार करना। अब कैसे शिकार के बारे में बात कर रहे हैं जरा देख लेते हैं कि वन पशु अथवा बंधुआ पशुओं को मारना, विष देना और ऐसा करने के लिए प्रत्येक प्रयास करना, उनको पकड़ लेना, पकड़ के उनका पीछा करना, उनको फुसलाना, फंदा डाल लेना, हाँकना, कष्ट पहुंचाना या इनका प्रयास करना, वन्य जीव पशु घातक पहुंचना, नष्ट करना या उनके शरीर के किसी भाग को ले जाना, या वन्य पक्षी या रेंगने वाले अंडों को क्षति पहुंचाना या उसके घोंसले व अंडों को नुकसान पहुंचाना, ये सब आखेट में आता है। आखेट का मतलब क्या होता है? ये सब शिकार करने में आता है। ठीक है, शिकार, और जो करेगा शिकार उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आखेटक। ठीक है, शिकारी उसको बोलते हैं। अब बढ़ते हैं पशुधन के बारे में। देखिए, पशुधन क्या है? गाँव का हर व्यक्ति या शहर का भी वो व्यक्ति जिसके पास जो पशुओं को पालता है, वो उसका पशुधन है। ठीक है, या उस पशु से वो कोई भी चीज़ कमा रहा है, खा रहा है, उससे अपना जीवन यापन कर रहा है, तो वो भी उसका क्या है? पशुधन है। जैसे आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, वैसे पशु जो मवेशी रखते हैं वो भी उनकी ही प्रॉपर्टी होती है। अब देखते हैं इससे क्या मतलब है। पशु से तात्पर्य ये है कि पशु जो कि भैंस, सांड, बैल, ऊँट, गाय, गधा, बकरी, भेड़, घोड़े, खच्चर, याक, सुअर, बत्तख, कलहंस, मुर्गी और उनके बच्चे, ये जितने भी हैं ये सब क्या है? पशुधन के अंतर्गत आएंगे। और किस में आएंगे? धारा 2 की उपधारा 18 में। याद रखना है, बहुत माइनर है। आप कम से कम, मैंने आपसे कल कहा था कि कम से कम जब 4 से 5 बार वीडियो को आप रिकॉल कर लेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। ठीक है। धारा 2 की उपधारा 20 क्या कहती है? धारा 2 की उपधारा 20 देखिए, यहाँ पर ये कह रही है कि मांस का क्या मतलब है। क्या मतलब है? मांस का क्या मतलब है? देखिए, मांस से मतलब है कि मांस से वर्मित से अन्यथा खाल के साथ या बिना खाल के, चाहे कच्चा हो अथवा पक्का हो, किसी वन पशु एवं बंधुआ पशु का रक्त, हड्डी, स्नायु, अंडे, अंडे के छिलके या कार्पस, चर्बी और मांस शामिल है। देखिए, मांस का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी पशु जिसका आप मांस बेच रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कच्चा मांस हो, चाहे वो पक्का मांस हो, वो सारी चीज़ें मांस के अंतर्गत आती हैं। अब आपको पता होगा कि जो लोग मांस अपने यहाँ बेचते हैं, ठीक है, धारा 2 की उपधारा 30 के अनुसार देखिए क्या यहाँ पे बात कही गई। कहा गया है कि जो चर्म प्रसाधन से तात्पर्य है ट्रॉफी को औषधि लगाना है, तैयार करना है, संरक्षित करना है या मरना है। देखिए यहाँ पर क्या मतलब है इस चीज़ का। आप चर्म प्रसाधन का मतलब समझ रहे हैं? चर्म प्रसाधन का मतलब है कि कोई भी जो पशु है, कोई भी ऐसी जानवर है जिसके चमड़े का यूज़ किया जाए, जैसे उसके चमड़े से जूता बनाया जाए, बेल्ट बनाई जाए, पर्स बनाई जाए, ठीक है, और कोई घर के डेकोरेशन की कोई सामान बनाई जाए। आपको पता है कि जो ढोलक और ये जो तबला बजते हैं हम लोग, जो इक्विपमेंट है संगीत की, ये जो इक्विपमेंट के ऊपर जो एक लेयर लगी होती है, वो किस चीज़ की लेयर होती है पता है आपको? वो लेयर होती है आपकी चमड़े की ही। चमड़े की मतलब ये बकरे की खाल की होती है या अलग अलग खालों का इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो धारा 2 की उपधारा 30 के अनुसार यही बोला गया है कि चर्म प्रसाधन से तात्पर्य है ट्रॉफी को औषधि लगाना, तैयार करना या संरक्षित करना या मारना। मरने का मतलब आप समझ में आ गया होगा कि मरना क्या है, ढोलक को मारना। संरक्षित करना मतलब आपने जैसे सांप का विष है उसको संरक्षित कर लिया, ठीक है। औषधि बनाना, आपको पता है बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं
जिनको बनाने के लिए हमें पशु पक्षियों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको पता है मछली के तेल से ओमेगा 3 नाम के कैप्सूल्स बनते हैं जो कि आँखों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं और आँखों की डिसीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मछली नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये ओमेगा 3 उनको इस रूप में दिया जाता है। तो इन सारी बातों का जिक्र किया गया है धारा 2 की उपधारा 30 में। अब देखिए ट्रॉफी से यहाँ क्या मतलब है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ट्रॉफी का अर्थ क्या है, हानि पहुँचाने वाले पशु के अतिरिक्त किसी भी बंदी या अन्य पशु को का पूरा या कोई भाग जो किसी भी तरह प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से रखा गया हो, इसके बारे में ट्रॉफी के बारे में कहा गया। देखिए इसका मतलब है कि जो भी प्राकृतिक रूप से आपने कुछ भी रखा है, ठीक है, वो सब आएगा ट्रॉफी के अंतर्गत। जो भी कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रखा जाएगा वो सब ट्रॉफी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये धारा 2 की उपधारा 31 के अंदर इसका बखान है। आगे देखते हैं, ट्रॉफी के अंतर्गत चर्म प्रसाधन द्वारा चमड़ा और कथित पशु के नमूने पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से मढ़े गए हों, बारहसिंगा की सींग, हड्डी, कार्पस, छिलका, सींग, गेंडे की सींग, बाल, खाल, नाखून, दांत, हाथी दांत, कस्तूरी अंडे, घोंसले और मधुमक्खी का छत्ता भी शामिल होता है, ठीक है। ये ट्रॉफी के अंतर्गत सारी चीज़ें होती हैं। इस बात को बहुत ही बारीकी से आपको समझने की ज़रूरत है कि ये दांत, खाल और जो अंडे और मधुमक्खी का जो छत्ता है, आपको पता है मधुमक्खी के छत्ते से हम लोग क्या बनाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते से मोम निकलता है, हम उससे शहद बनाते हैं जो कि हनी के रूप में यूज़ किया जाता है हर घर पे, ठीक है। अब बात करते हैं आयुध के बारे में। देखिए आयुध क्या है, आपको पता होगा 1857 की क्रांति में जब यह एक बात उठी थी कि जो बुलेट है, जो कारतूस में डालने के लिए बारूद है, उस पर गाय की चर्बी लगी थी। तो जो गाय की चर्बी, कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जिनके लिए हमको चर्बी की आवश्यकता होती है, पशु की आवश्यकता होती है, तो उसको आयुध बोलते हैं। आयुध का मतलब है जो भी युद्ध से संबंधित जो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। जैसे गोला बारूद, तीर धनुष, विस्फोटक। अब तीर धनुष में आपको लगेगा कि ये तीर धनुष पे सर कहाँ से इन सब चीज़ों का यूज़ होगा। भाई तीर धनुष के अंतर्गत भी यूज़ होता है। कैसे, जो तीर मारते हैं उसके आगे एक खास प्रकार का जहर लगा दिया जाता है। तो जहर जब पुराने लोग थे, या आज भी बहुत सारे ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पे लोग अभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हैं, तो वो खास प्रकार के पशु या पक्षियों का जहर लगा देते हैं, जिसके थ्रू जिसको भी लगता है, जिस भी पशु को वो चीज़ लगती है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है, वो कुछ देर बाद ख़त्म हो जाता है। विस्फोटक सामग्री को ही बनाना, आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र का मतलब है फेंकने वाली चीज़, कांटा बनाना, चाकू बनाना, फंदा बनाना, जहर बनाना, इन सारी जो चीज़ों का जो उपयोग किया जाएगा वो धारा 2 की उपधारा 35 के अंतर्गत जो नियम कायदे कानून है उसके ही तहत किया जाएगा और ये सरकार तय करेगी। इसके बाद आते हैं हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, राष्ट्रीय उद्यान आपको दिख रहा है धारा 35 या धारा 38 या धारा 66 का 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया क्षेत्र है, ठीक है। और ये जो धारा है धारा 2 है, धारा 2 की उपधारा 21 में है। देखिए आपको बहुत सारी धाराएं याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई और अन्य विकल्प नहीं है, आपको याद ही करनी पड़ेगी, रटना ही पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य से क्या मतलब है, अभ्यारण्य को किस में परिभाषित किया गया। अभ्यारण्य को परिभाषित किया है 2 की उपधारा 26 के अंतर्गत, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ लिखा है, देखिए वन्य जीव परिरक्षण निदेशक 1, सहायक निदेशक 1 तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा धारा 3 के अंतर्गत की जाएगी। देखिए मैंने कल आपसे वो भी बताया था कि जब हम लोग पर्यावरण अधिनियम पढ़ रहे थे तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये कहा था कि जो भाई केंद्र सरकार इसके लिए कमेटी बनाएगी, कौन कौन लोगों को अपॉइंटमेंट करेगी, ये सारी बातें किसके अंतर्गत कही गई थी, वो भी धारा एक स्पेशलिस्ट धारा के अंतर्गत बोली गई थी कि केंद्र सरकार करेगी। धारा 3 के अंतर्गत देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्या बोला गया कि एक डायरेक्टर होगा, निदेशक होगा, उसका एक सहायक निदेशक होगा तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। धारा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक, वन्य जीव अभिरक्षक, अवैतनिक वन्य जीव अभिरक्षक तथा आवश्यक अन्य अधिकारी व कर्मचारियों की जो नियुक्तियां होंगी वो धारा 4 के अंतर्गत की जाएंगी। ये पॉइंट सारे याद रखने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन सीधे ये बनता है कि बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो अपॉइंटमेंट करेगा, जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी में कितने मेंबर होंगे। अभी सारे प्रश्नों को हम लोग आगे देखेंगे। लगातार चैनल पे बने रहिए और अपडेट करते रहिए अपनी चीज़ों को, और लगातार इसके नोट्स बनाते रहिए या वीडियो को लगातार बार बार रिपीट करके देखते रहिए। चलते बढ़ते हैं धारा 5 के अंतर्गत। धारा 5 ये कहती है कि
निदेशक केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से तथा मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से अपनी जो शक्ति है वह कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय परिषद का जो गठन है धारा 5 का के अधीन किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह राष्ट्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो पीएम होंगे। इस समय जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तो इसलिए वह राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष होंगे। वन एवं वन्य जीव का प्रभारी जो होगा वो मंत्री उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिषद की जो स्थायी समिति है कि इसकी स्थापना जो होगी धारा 5 के खा के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे जो राष्ट्रीय परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ये भी बात ध्यान में रखनी है आपको। वन जीव जो राज्य परिषद का जो गठन है वो जो राज्य होगा, राज्य परिषद का जो गठन होगा वो धारा 6 के अंतर्गत किया जाएगा। वन्य जीव है तो राज्य परिषद का जो अध्यक्ष है वो राज्य का मुख्यमंत्री होगा राज्यों के अंदर, तथा वन एवं वन्य जीव प्रभारी मंत्री इसका उपाध्यक्ष होगा। ये भी बात आपको याद रखनी है। राज्य परिषद की बैठक जो होगी वर्ष में कम से कम 2 बार होगी और ये आदेशित किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। धारा 7 के अंतर्गत इसका जिक्र है। धारा 9 के अंतर्गत ये कहा गया है कि आखेट का मतलब होता है शिकार करना। अभी मैं पहले बता चुका हूँ, शिकार करना प्रतिषेध है। धारा 9 के अंतर्गत किन किन पशुओं पर शिकार करना प्रतिषेध है और कहाँ कहाँ शिकार करना प्रतिषेध है, उनको मना किया गया है। तो ये धारा 9 के अंतर्गत है। जहाँ मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक संतुष्ट है कि वन पशु मानव जीवन के लिए खतरनाक बन चुका है या वह इतना अशक्त या रोगग्रस्त है कि पुनः स्वस्थ होने अयोग्य है, वह ऐसे पशु को आखेट की अनुमति दे सकता है। मतलब ऐसे पशु जो बुरी तरीके से किसी चीज़ से या किसी बीमारी से इफेक्टेड हो चुके हैं, वो जो मानव जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं या अपनी ही कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे जो पशु होंगे उनको मारने का आदेश सरकार दे सकती है धारा 11 के अंतर्गत। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा पशु, अभी आपको पता होगा कि बर्ड फ्लू नाम का एक वायरस चला था। बर्ड फ्लू के अंतर्गत क्या था, जो मुर्गियाँ थी जिनको लोग जिनको लोग खाते हैं, चिकन जिनका खाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि जितनी भी मुर्गियाँ, क्योंकि इनसे एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी, दूसरी से तीसरी, तो ऐसे सारी मुर्गियों को पहले ट्रीटमेंट किया गया, देखा वो नहीं ठीक हो रही तो उनको मार दिया गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में सरकार को मतलब बेबसी में ये एक्शन लेना पड़ता है कि उनको मारना ही पड़ेगा। ठीक है, स्वयं की रक्षा या किसी व्यक्ति की रक्षा में किसी वन्य पशु को सद्भावना से मारना या घायल करना अपराध नहीं होता है। जैसे कि धारा 11 की उपधारा 2 के अंतर्गत देखिए क्या बोला गया। जैसे आप जा रहे हैं कहीं, आप गए जंगल में और आप गए देखने के लिए, किसी चिड़ियाघर गए या कहीं गए, चिड़ियाघर गए और आप शेर को देख रहे हैं, शेर ने अचानक से आपके ऊपर अटैक किया और वो जो जाल था उसको तोड़ दिया उसने। ठीक है, और आपको पकड़ लिया, तो उस केस में आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जो जीवन है वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेर की अपेक्षा में। तो शेर को घायल किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको मारा भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे धारा 11 की उपधारा 2 में बस ये दिखाना पड़ेगा कि आपने सद्भावना से मारा, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आपको सिर्फ उस व्यक्ति को बचाना था, इस वजह से आपने मारा। तो इसलिए धारा जो 11 की उपधारा 2 के अंतर्गत इसको उल्लेखित किया गया। अधिनियम की धारा जो 12 है वो विहीन फीस का भुगतान किए जाने पर तथा मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के लिखित आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर विशेष प्रयोजन हेतु वन्य पशु आखेट को अनुज्ञा करता है। उन्होंने कहा कि अगर फीस देंगे आप, किसी प्रकार की जो फीस का भुगतान जाएगा धारा 12 के अंतर्गत, तथा मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के लिखित आदेश द्वारा ऐसा अनुज्ञापित हो जाए तो आपको वहाँ पर आखेट मतलब शिकार करने का लाइसेंस मिल सकता है। अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे अभी भी शिकार होते हैं, शिकार किए जा सकते हैं, लेकिन उन पशुओं का शिकार होता है जो बहुतायत हैं और जिनकी ख़त्म होने से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे वो बहुत सारे हैं, उनको सरकार दे सकती है, लाइसेंस दे सकती है। आपके लाइसेंस लेने पे जो आप फीस वहाँ पे जो डिपॉजिट करेंगे वो आपको करनी पड़ेगी और आपको वहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा आखेट मतलब शिकार करने के लिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे और देखेंगे विशेष प्रयोजनों में शिक्षा, वैज्ञानिक प्रबंधक नमूनों का जो संग्रह तथा जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण में। देखिए जीवन रक्षक औषधियाँ मैंने आपसे क्या कहा, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे मछली है, जैसे कि सांप है, जैसे कि और जहरीले हैं जो कि वो काट लेने से किसी का जीवन ख़त्म हो सकता है, लेकिन उन्हीं के
विष से बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं जिनको बनाया जाता है, और उन दवाओं से, जैसे कैंसर की दवाई है, ल्यूकीमिया की दवाई है, बहुत सारी ऐसी दवाई हैं जो बनाई जाती हैं। और इस वजह से सरकार क्या कहती है कि उनको बोलते हैं रक्षक औषधि का निर्माण किया जाता है। तो अभी जैसे यहाँ बताया गया, सांप के जहर निकालना या उसे तैयार करने में शामिल होता है। तो विशेष प्रयोजन में ऐसा किया जा सकता है। मारा नहीं जाता, उनका जहर निकाला जाता है। ठीक है, मारने में तो आप उनके जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, जहर निकालेंगे तो बाद में फिर से जहर बन भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिसूचित वनस्पति किसी वन्य भूमि या अन्य क्षेत्र में जानबूझकर खोदना या उखाड़ना या क्षति करना, नष्ट करना, अर्जित या संग्रहित करना, किसी वनस्पति जीवित या मृत के किसी भाग या उसके उत्पाद को कब्जे में रखना, विक्रय करना या प्रतिस्थापन करना, दान या अंतरण करना धारा 17 के काम में प्रतिबंधित है। कहा गया कि भैया आपको किसी ने बोल दिया कि सांप का जहर आप एक बोतल बेच दो, आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो आप जहाँ पे रहते हैं या आप सांप का ही कारोबार करते हैं, सांप को ही पालते हैं, तो आपने क्या करा कि बोतलों में सांप का जहर भरना स्टार्ट कर दिया और उसको बेचना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनको बिना गवर्नमेंट की परमिशन की यदि आपने बेचा तो धारा 17 के का के अंतर्गत ये प्रतिबंध है। ठीक है, इसको आप नहीं बेच सकते। अनुसूचित जाति के सदस्यों पर धारा 17 का लागू नहीं होता है। ठीक है, धारा 17 का लागू नहीं होता, ये याद रखने वाली बात है। लाइसेंस के बिना स्पेसिफिक प्रकार की वनस्पतियों की कृषि नहीं की जा सकती। धारा 17 का गा, देखिए वनस्पतियों की नहीं कृषि की जा सकती लाइसेंस के बिना। मैं आपको बताऊं, जैसे आपको पता है कि सभी प्रकार की फसलों को उगाने का है, लेकिन जो अफीम का पौधा है उसको लगाने की आपको इजाज़त नहीं है। अफीम आप नहीं लगा सकते, जैसे आप घर पे और भी फसलें लगा लेते हैं, खेत में लगा लेते हैं, प्लॉट पे लगा लेते हैं, वैसे आप अफीम नहीं उगा सकते। तो इसके लिए आपको विशेष प्रकार की लाइसेंस की ज़रूरत है जो कि गवर्नमेंट देगी, और आप वो गवर्नमेंट ही सरकारी करवाती है, और वो सारी अफीम का जो प्रोडक्ट है वो लेती है, क्योंकि उसके पाउडर से बहुत बहुत टाइप की दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, धारा 17 के जा हर प्रकार की विनिर्दिष्ट वनस्पति या उसके भाग या उत्पाद इत्यादि को सरकार की संपत्ति घोषित करती है। ठीक है, सारी सरकार की संपत्ति इसके बारे में लिखा गया। किसी आरक्षित वन क्षेत्र के किसी भाग में, जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर के अतिरिक्त किसी क्षेत्र को राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा वन्य जीव शरण स्थल घोषित कर सकती है। धारा 18 के अंतर्गत कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत वनस्पतियाँ होती हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो भैया वनस्पति हो रही है उसका जो क्रेडिट है वो तो मुझे जाता है क्योंकि मेरे प्लॉट पे हो रही है। नहीं, अगर वहाँ पे कोई ऐसा क्षेत्र है तो वो आरक्षित क्षेत्र कहलाया जाएगा। उस आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, धारा 18 के अंतर्गत देखिए, धारा 18 के अंतर्गत क्या है, अधीन अभ्यारण्य घोषित आरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण हेतु कलेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आरक्षित क्षेत्र या उस पर किसी प्रकार का विनिश्चय कलेक्टर द्वारा ही किया जाएगा। आरक्षित क्षेत्र है या उस पर किसी भी प्रकार का एक्शन लेना है, वो कौन करेगा? वो लेगा कलेक्टर, डीएम करेगा। ठीक है, उत्तराधिकारी वसीयत या गैर वसीयत संबंधी अधिकार जो अधिसूचना के पूर्व अर्जित है के सिवाय अधिकार के अर्जन पर रोक है। धारा 20 के अंतर्गत अगर मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, 1 करोड़ जगह है, वो आपका उत्तराधिकार के तहत मिली है, आपकी वसीयत है उस पर, तो आपके को उस ज़मीन का अधिकारी माना जाएगा, लेकिन उस पर सरकार की कुछ अपने रूल्स होंगे, वो धारा 20 के अंतर्गत है। ठीक है, किसी क्षेत्र के संबंध में धारा 18 के अधीन अधिसूचना जारी होने के 60 दिन के भीतर कलेक्टर क्षेत्रीय भाषा में उद्घोषणा प्रकाशित कराएगा। ये बात भी है कि अगर कोई भी क्षेत्र ऐसा है जिस पर धारा 18 लागू होती है, धारा 18 के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, धारा 18 में क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया था कि कोई भी ऐसी जगह जो आरक्षित है, अभ्यारण्य आरक्षित बन गई है, ठीक है, तो वहाँ पे कलेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। अब इसी कलेक्टर को क्या है कि अधिसूचना जारी होने के 60 दिन के भीतर कलेक्टर क्षेत्रीय भाषा के अंदर एक प्रकाशन कराएगा, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें एक टाइप कराएगा, एक घोषणा कराएगा कि यह जो जगह है, ये जो एरिया है आरक्षित घोषित हो गया, इस पर किसी भी प्रकार का अब कोई भी आपको शिकार करने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी जाएगी। ठीक है ना। कलेक्टर द्वारा किसी दावे की जो जांच है, वो दावे की जांच धारा 22 के अंतर्गत है। धारा 25 के का के अनुसार अधिकारों के अर्जन, दावों का विनिश्चय इत्यादि कलेक्टर द्वारा अधिसूचना जारी होने के 2 वर्ष के भीतर ही किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 26 कलेक्टर को अपनी शक्ति का निर्वहन करने की बात करते हैं, या कृत्यों मतलब होता है काम, ठीक है ना,
काम का प्रत्यायोजन की शक्ति देता है। ये धारा 26 के अंतर्गत इसका जिक्र है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए धारा 27 के अंतर्गत क्या है भाई, धारा 27 के अंतर्गत कहा गया है कि वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। धारा 27 के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यरत लोक सेवक, मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वन्य जीव शरण स्थल की सीमा के अंतर्गत रहने के अनुमन्य व्यक्ति सीमा के अंदर किसी अचल संपत्ति पर कोई अधिकार रखने वाले उपभोग उपरोक्त के आश्रित या एक छोर से दूसरे छोर पर अभ्यारण्य के माध्यम से गुजरने वाले किसी व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी इस पर प्रवेश निवास नहीं करेगा। कहने का मतलब है ये एक आरक्षित क्षेत्र है, ये एक आरक्षित क्षेत्र है। अब गांव वालों की मजबूरी है कि उनको इसी लाइन से ही जाना है गुजर के, तो वो तो एक जा सकता है व्यक्ति। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए या ये सोचे कि वो यहाँ पे इस वक्त जो आरक्षित क्षेत्र या निवास करने लग जाए, तो इस बात की अनुमति गवर्नमेंट नहीं देगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग कि वन्य जीव शरण स्थल में अध्ययन, फोटोग्राफी, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यटक इत्यादि हेतु प्रवेश मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक की आवेदन पत्र पर अनुज्ञा द्वारा तैयार किया जा सकता है। अगर आपको ऐसी जगह पे घूमना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक आवेदन पत्र पर अनुज्ञा तैयार किया जाएगा कि यहाँ पर किस टाइप के लोग आ सकते हैं। धारा 30 के अंतर्गत क्या है कि वन्य जीव अभ्यारण्य में आग लगाने को निषिद्ध करती है। मतलब आप वहाँ की पेड़ पौधे लकड़ियों को, ये नहीं कि लकड़ी सूखी हो गई तो आपने आग लगा दी, नहीं कर सकते। वहाँ पे किसी प्रकार की घटना आप कुछ भी करेंगे वो कलेक्टर के आदेश के अनुसार पे ही करेंगे, इससे पहले कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य में बिना मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के या अधिकृत अधिकारियों की पूर्व अनुमति के आयुध सहित प्रवेश प्रतिबंध है। धारा 31 के अंतर्गत अभ्यारण्य के भीतर रासायनिक विस्फोटक पदार्थ या अन्य क्षतिकारक पदार्थ का प्रयोग धारा 32 के अधीन प्रतिषिद्ध है। धारा 33 के अधीन क्या कहा गया है, धारा 33 के अधीन बोला गया कि वन्य जीव अभ्यारण्य का नियंत्रण मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के अधीन होगा। पशुधन का टीकाकरण, देखिए पशुओं को जो टीका लगता है ना वो धारा 33 के खा में लगता है, यह याद रखने वाली बात है। धारा 33 के खा में क्या होता है, सलाहकार समिति का गठन किया जाता है, वो फिर राज्य सरकार करती है। धारा 34 का क्या होता है, 34 का क्या होता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों से अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था के बारे में इसका जिक्र किया गया। अतिक्रमण हटाने हेतु वनों का सहायक संरक्षक दर्ज से अन्यून कोई अधिकारी प्राधिकृत है। राष्ट्रीय उद्यान के रूप किसी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है धारा 35 के अंतर्गत। ठीक है ना। जिस क्षेत्र में राज्य सरकार शिकार को किसी अवधि के लिए बंद घोषित कर देता है, उसे अधिसूचना जारी कर दे तो वह क्षेत्र बंद क्षेत्र कहलाता है। और धारा 37 में कहा जाएगा ये बंद क्षेत्र क्या होता है, तो इसके अंतर्गत आपको बंद क्षेत्र का पूरा डिस्कशन करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र को अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की जो शक्ति है वो धारा 38 के अंतर्गत है। तो ये जो सारी पॉइंट्स हैं इनको आपको याद करना है। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए यहाँ पर आपको चीज़ें देखने मिलेगी केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार में क्या है, केवल उन्हीं क्षेत्रों के संबंध में ऐसी घोषणा कर सकती है जो राज्य के अभ्यारण्य क्षेत्र में ना आता हो तथा राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पट्टे पर या अन्यथा हस्तांतरित किया हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय चिड़िया जो प्राधिकरण होता है, ठीक, उसका जो गठन है वो कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। याद रखिएगा जो सेंट्रल जो चिड़ियाघर हैं इनका जो गठन होता है वो कौन करता है, वो केंद्र सरकार करती है। केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण में कुल कितने व्यक्ति होते हैं, कुल 12 व्यक्ति होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और बाकी के 10, एक अध्यक्ष होता है, सचिव होता है तथा 10 से अनधिक अन्य सदस्य हो सकते हैं, जो कि 38 के काम है। कौन सी चिड़ियाघर में, सेंट्रल चिड़ियाघर में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने केंद्रीय चिड़ियाघर हैं। ठीक है। अध्यक्ष या अन्य सदस्यों, सचिव को छोड़कर का जो उनका टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, वो देखिए 3 वर्ष से अधिक का नहीं होगा, 3 वर्ष ही होगा। 3 वर्ष से कभी बढ़ाया नहीं जाएगा। अध्यक्ष या कोई सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा, वो केंद्र सरकार को संबंधित करता है, मतलब केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है। क्योंकि केंद्र सरकार ही तो उसका अपॉइंटमेंट करती है। अध्यक्ष या किसी सदस्य को करण की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थिति रहने के आधार पर हटाया जा सकता है। ये किसके अंतर्गत है, ये है धारा 38 के खा के अंतर्गत है। ठीक है। आगे आते हैं। किसी भी चिड़ियाघर या बिना प्राधिकरण की मान्यता के नहीं चलाया जाएगा, ये है 38 का जा। देखो कोई भी चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर को कैसे चलाना है, ये सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार। अगर केंद्रीय है तो केंद्र सरकार,
राज्य का है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। तो इसके ऊपर जब वो पूरा डिस्कशन करेगी तब आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, अब आते हैं हम लोग प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी वन पशु को पकड़ने, उन पशु का अर्जन करने, उसको बेचने या एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार की अनुमति पे है और धारा 38 के झां पर है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति चिड़ियाघर में शोर मचाकर या पशुओं को चिढ़ाकर पशुओं को परेशान नहीं करेगा, ये पशुओं को घायल भी नहीं करेगा। ये 38 के इया में बोला गया है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, चिड़ियाघर जब जाते हैं तो वहाँ पे देखा होगा कि लिखा होता है कि पशुओं को खाने की चीज़ें ना दें, पशुओं को परेशान ना करें, उनको उनके वातावरण में रहने दें। तो उसमें होता क्या है कि आप देखने जा रहे हैं, आप उनको परेशान नहीं करने जा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत धारा 38 का इया आती है। अगर वहाँ का व्यक्ति चाहे और देख ले तो आपके ऊपर मुकदमा भी चल सकता है धारा 38 के यहाँ के तहत। धारा 38 के ठा के अधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। ठीक है ना। बाघ संरक्षण कहाँ, जहाँ पे बाघ रिजर्व्स होते हैं, बाघों को रिजर्व्स रखा जाता है। मुझे बताइएगा भारत के अंदर कितने बाघ रिजर्व्स हैं और यूपी के अंदर कितने बाघ रिजर्व हैं। और अगर नहीं इसकी मैं एक स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में आपको इसमें बताऊंगा ज़रूर। ठीक है। पर्यावरण और वन मंत्रालय का जो प्रभारी है वो मंत्री राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का कौन होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राधिकरण के सदस्यों का जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का होता है। धारा 38 का डामे बोला गया इसके बारे में। प्राधिकरण का कोई कर्मचारी जो ऐसे होने में इच्छुक नहीं है वह इच्छुक न होने की तिथि से 6 महीने की अवधि के अवसान पद पर धारण करेगा। क्या धारण करेगा, पद धारण करेगा। 38 के ढा में ये बात बोली गई है। राज्य सरकार गठित विषय निर्वाचन समिति का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। 38 का पा आपको देखिए सब याद करना है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये सारी चीज़ें, इसमें आप अपनी तरीके से कुछ नहीं करिए, क्योंकि अगर चाहते हैं इस बार सफल होना तो पूरी तरीके से इसको रट लीजिए, क्योंकि वही फ़ायदेमंद जो चीज़ है। ठीक है, आपको रटना ही पड़ेगा। अगर आपने अपना स्मार्ट तरीका दिखाया और ज़्यादा इस पर दिमाग लगाया, याद करने पे दिमाग लगाए कि कैसे याद हो, इस पर दिमाग मत लगाए कि कैसे इसको एलिमिनेट कर दिया जाए, कम से कम चीज़ें करी जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग धारा 38 के फा के ऊपर। 38 का फा बोलता है कि किसी क्षेत्र को बाघ आरक्षित तथा बाघ संरक्षण योजना राज्य सरकार द्वारा घोषित तथा तैयार किया जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। बाघ आरक्षित की सीमाओं में परिवर्तन बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय परिषद के अनुमोदन पर किया जाता है। 38 का बाघ कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाघ आरक्षित क्षेत्रों के संबंध में कोई अधिसूचना केवल लोक हित में रद्द की जा सकती है। मान लीजिए कि बाघ आरक्षित क्षेत्र है, बाघ आरक्षित क्षेत्र है लेकिन वहाँ पर किसी वजह से लोगों को वहाँ पे परेशानी हो रही है, तो वो सिर्फ जो योजना है उसको क्या होगा, लोक हित में रद्द की जाएगी। वहाँ का जो बाघ आरक्षित क्षेत्र उसको कहीं और ट्रांसफ़र किया जाएगा, वहाँ के बाघों को ले जाया जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि अब एक लंबा प्रोसेस है, एक महंगा प्रोसेस है। बाघ और जैव विविधता के संरक्षण हेतु बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। 38 का भा है। बाघ तथा संकटापन्न जाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। 38 का माह में इसका जिक्र किया गया है। ब्यूरो का जो निदेशक होगा वो पदेन वन्य जीव संरक्षण और पुलिस महानिदेशक सहायक निदेशक होगा। ठीक है। 39 में बोला गया है कि वन प्राणी इत्यादि सरकारी संपत्तियां हैं। बिल्कुल सही बात है। धारा 44 में बोला गया है कि बिना लाइसेंस या ट्रॉफी के पशु वस्तुओं से व्यवहार प्रतिबद्ध है। मैं आपको थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आपको तो सिर्फ समझना ही है, तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आप वीडियो देखते जाइए और वीडियो के साथ में रिवीजन करते जाइए। लाइसेंस के जो प्रदत्त है वो नवीनीकरण, निलंबन तथा निस्तारीकरण है मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है। धारा 45 के अंतर्गत बोला गया है। लाइसेंस देने के इनकार, आदेश या नवीनीकरण से इनकार या निस्तारीकरण या निलंबन के विरुद्ध अपील मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के समक्ष होगी यदि आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया। इसका मतलब ये है कि लाइसेंस, मान लीजिए आपने किसी चीज़ का लाइसेंस मांगा, ठीक है, वो लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है या लाइसेंस को रिन्यू नहीं कर रहे हैं या उसको लाइसेंस को उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो ये सिर्फ कौन करेगा, ये मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के समक्ष होगा। ठीक है। और ये कोई एक प्राधिकृत अधिकारी ही कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपील राज्य सरकार को होगी यदि आदेश मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक द्वारा पारित किया गया है। धारा
46 के अंतर्गत इसका बखान किया गया है। ठीक है, अपील आदेश की जो तारीख से कितने दिन पहले हो जाएगी दोस्त, वो हो जाएगी 30 दिन के भीतर की जानी चाहिए। सबसे बड़ी कंडीशन ये है। आगे बढ़ते हैं। धारा 60 में किसी व्यक्ति या उसकी अभिरक्षा या कब्जे के पशुधन, लाइसेंस या अन्य दस्तावेजों की तलाशी, स्थानों में प्रवेश, गिरफ्तारी और निरोध की सख्ती के बारे में बताती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चोरी छुपे वो बाघ अभ्यारण्य में पहुंच गया, उसने शेर को मार दिया या बाघ को मार दिया, मारने के बाद उसको ले जा रहा है, तो उसकी तलाशी ली जा सकती है। तलाशी अगर मिल जाती है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त शक्ति के बारे में देखेंगे। निदेशक या प्राधिकृत अधिकारी या मुख्य वन जीव संरक्षक या कोई वन अधिकारी जो पुलिस उप निरीक्षक से निम्न पंक्ति का ना हो द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, धारा 51 में क्या है, दंड का प्रावधान है। ये ध्यान रखना कि जो पर्यावरण जो अधिनियम है उसके अंतर्गत एक अलग धारा के अंदर दंड का प्रावधान है, और ये जो वन्य जीव है उसके अंतर्गत 51 के अंतर्गत धारा में दंड का प्रावधान है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या है कि अध्याय 5 के के में एक उपबंध किया गया। उपबंध के अधीन किसी नियम या आदेश के उल्लंघन में 3 वर्ष तक का कारावास, 25,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों उस पर दंडनीय अपराध है। इसके बाद देखेंगे पाश्चात्यवर्ती किसी अवसर पर दोष सिद्ध पर कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माना 25,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है। जो व्यक्ति अध्याय 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह न्यूनतम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष का कारावास तथा न्यूनतम 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 38 के यहाँ के में ये लिखा गया है कि इसमें उल्लंघन करने पर 6 महीने तक का कारावास या 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर ये पर्यावरण वन्य जीव अभिरक्षण या पर्यावरण के अंतर्गत करेंगे तो पर्यावरण के अंतर्गत एक अलग प्रावधान है, और जो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसके अंतर्गत एक अलग प्रावधान है। अब देखिए, बाघ आरक्षित क्षेत्र में शिकार या क्षेत्र की सीमा परिवर्तन से संबंधित प्रथम दोष सिद्ध पर न्यूनतम 3 वर्षों के लिए कारावास है, जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा। जुर्माना न्यूनतम जो होगा वो 25,000 रुपये का होगा और अधिकतम जो जुर्माना होगा वो 2 लाख रुपये का जुर्माना होगा। पश्चातवर्ती दोष सिद्ध पर कारावास जो है वो न्यूनतम 7 वर्ष का होगा जुर्माना, और न्यूनतम 5 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा, जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक का भी हो सकता है। दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे तो देखेंगे दुष्प्रेषण हेतु पश्चातवर्ती दोष सिद्ध पर 1 वर्ष का कारावास है या 5,000 रुपये तक का जुर्माना। देखिए, दुष्प्रेषण हेतु, दुष्प्रेषण का मतलब है क्या, दुष्प्रेषण का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक अल्टीमेट दे दिया गया उसके बाद भी अपने अगर कोई काम किया दुष्टतापूर्वक तो आपको 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना है। धारा 51 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत से संबंधित का प्रावधान है। धारा 53 के अंतर्गत क्या है कि गलत अभिग्रहण हेतु 6 माह तक का कारावास या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों दंडित किया जाएगा। धारा 54 में क्या है, अपराधों का शमन है। ठीक है, न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान परिवाद पर किया जाता है। परिवाद का मतलब क्या होता है, जब पूरी तरीके से आपके पास फायर हो जाती है तब। ठीक है, परिवाद का दाखिल करना। किसी व्यक्ति द्वारा कम से कम 60 दिनों के नोटिस तथा परिवाद करने की अपनी आशय की सूचना केंद्र या राज्य सरकार को देकर परिवाद किया जा सकता है। अधिनियम में उपधारण 53 में प्रावधानित है। धारा 58 कंपनी द्वारा अपराध से संबंधित है। धारा 6 का धारा 58 का माँ व अवैध शिकार और व्यापार से प्राप्त की गई संपत्ति का संपहरण लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखेंगे हम लोग कि धारा 58 के के अंतर्गत क्या किया गया है, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को धारण करने में प्रतिबंधित है। आरोप लगाने की तिथि से 6 माह पूर्व अर्जित की गई संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी। इसके बाद में देखेंगे 58 का जो है वो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करना या रोक लगाने हेतु उपबंधित कर देना। संपहरण की सूचना की अवधि 30 दिन होती है, ये भी याद रखना। एक पक्षी कार्रवाई किए जाने से पूर्व 30 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए। धारा 58 का क्या कहता है, 58 का ये कहता है कि अपीली अधिकरण का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति उच्च न्यायालय न्यायाधीश हो या होने के लिए आहृत व्यक्ति हो सकेगा। अपील आदेश की जो तिथि है वो 45 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। 58 के अड़ा में बोला गया।
58 के फा में बोला गया है कि अभिलेखों से प्रकट किसी भूल को ठीक करने हेतु आवेदन आदेश की तिथि से 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। देखिए ये जो है, ये वाला जो 58 का फा है वो सरकारी अधिकारियों के लिए है। इसके बाद आते हैं धारा 59 कहते हैं कि अधिनियम के अधीन सभी सदस्य लोक सेवक होंगे। धारा 60 में बोला गया है कि सद्भावनापूर्ण कार्रवाई को संरक्षित करती है। अपराधियों को पकड़ने वाले व्यक्ति को अपराध पर लगाए जुर्माने का 50% तक का इनाम दिया जा सकेगा अगर धारा 60 के अंतर्गत कोई भी चीज़ आती है। अगर अपराधी को आपको पकड़वाना है, मान लीजिए आपने देख लिया कि हमारे घर के बगल वाला ये काम करता है, आपने बताया और छापे में वो चीज़ सही पकड़ी गई, तो आपको धारा 60 के अंतर्गत 50% तक का जुर्माना दिया जाएगा। जो जुर्माना उससे वसूला गया है उससे 50%, जैसे आप उससे वसूला गया 20 लाख रुपए, तो आपको 10 लाख रुपए तक का या 8 लाख रुपए तक का आपको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा, उसी से लेके दिया जाएगा। अपराध का पता लगाने या अपराध की गिरफ्तारी में सहायता देने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये का पुरस्कार स्वरूप देने हेतु राज्य सरकार मुख्य वन्य जीव संरक्षण को सशक्त कर सकेगी तथा धारा 60 के खा के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। वन पशुओं को हानिकारक पशु घोषित करना, तो धारा 62 में केंद्र सरकार की शक्ति है। केंद्र सरकार तय करेगी किसको वो हानिकारक पशु घोषित करती है और किसको नहीं करती है। केंद्र सरकार के नियम बनाने की जो शक्ति है धारा 63 में है। धारा 64 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। अनुसूचित जनजाति अधिकारों का संरक्षण धारा 65 के अंतर्गत है। इनको देखिए याद ही करना है, इस पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अधिनियम के अंतर्गत क्या है, 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQs होंगे। आप फटाफट से सबसे पहले तो आप जाइए और टेलीग्राम के अंदर जाके सबसे पहले टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। पहली बात, टेलीग्राम को जब ज्वाइन कर लेंगे ना आपको, तो आपसे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा ये है कि आपको वहाँ पे MCQs जो हम लोग कराते हैं वो मिलते रहेंगे और साथ ही साथ एक अपडेट रहेंगे लगातार। यूपी पुलिस से रिगार्डिंग कोई भी नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको कहीं नहीं ढूंढने की जरूरत है। आप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, आपको सब कुछ वहाँ मिलेगा और लगातार हम काम कर रहे हैं चीज़ों पे। आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। मूल विधि कंप्लीट अभी हो ही रही है। धीरे धीरे आपका हम लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आप लोग कैसे इंगेज हो रहे हैं हम लोगों से, उसके हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें कराएंगे। और यकीन मानिए पूरा आपका सिलेबस आपका कम से कम 5 बार रिवीजन होगा। लेकिन धैर्य बनाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका जो व्यूज़ है वो हम लोगों का एक इंस्पिरेशनल होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।